हम लोग आज मौर्य काल से संबंधित जो थोड़ा बहुत बच गया था, खासकर उसकी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित, तो आज के इस संक्षिप्त क्लास में उस पर हम लोग प्रकाश डाल लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को समाप्त करने के बाद हम लोगों को अगले अध्याय की ओर प्रवेश करना है। तो जैसा कि मौर्यकालीन प्रशासन के विषय में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है, सैन्य व्यवस्था भी उसी के श्रेणी के अंतर्गत हम ला सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि सैन्य प्रशासन एक अलग है, तो उसको भी अलग से हमने देख लिया है। बावजूद उसके उसमें थोड़ा बहुत कुछ छूट गया होगा, उस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। तो मौर्यकालीन प्रशासन का कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट पहलू, साथ ही उसी सामाजिक व्यवस्था से भी संबंधित कुछ छूटे बढ़े जो हों, उसको भी हम साथ लेकर चल रहे हैं, उस पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने पहले देखा क्या कि मौर्यकालीन प्रशासन में भी कई प्रांत थे। हमने पिछले क्लास में इसकी चर्चा किया है, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा। तो प्रांतों में जो विभाजित था मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, कई प्रांतों में जो विभाजित थे, तो उसके जो प्रशासक होते थे, उसके जो हेड होते थे प्रांतों के शासक, उसको क्या बोलते थे? कुमार। प्रांतों के शासक को कुमार बोलते थे। कुमार क्या थे? प्रांतों के शासक को बोलते थे, जो प्रायः राज परिवार से ही हुआ करते थे। तो हमने देखा कि प्रांतों के शासक को क्या कहते थे? कुमार कहते थे। उसके बाद मंत्री परिषद की भी चर्चा हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो मंत्री परिषद के प्रधान को खट्टालक कहते हैं। किसी किसी इतिहास में चर्चा होती है, विशेष रूप से बिंदुसार के समय जो है खट्टालक की चर्चा ज्यादा होती थी, लेकिन सभी किताबों में ऐसा वर्णित भी नहीं है, ऐसा पूछा भी नहीं है। तो मंत्री परिषद तो होता था, ठीक है। तो विशेष रूप से हम प्रांतों के प्रशासक की बात करेंगे। तो प्रांतों के प्रशासक जो होते थे वो क्या कहलाते थे? प्रांतों के प्रशासक कुमार कहलाते थे। उसके बाद जो है हम मौर्यकालीन प्रशासन में भी हम देखेंगे कि उस समय प्रशासन का मुख्य हिस्सा टैक्स हुआ करता था। तो आज जो वैट सुन रहे हैं या विभिन्न प्रकार का इनकम टैक्स वगैरह की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यह मॉडर्न स्थिति में इसको एडॉप्ट कर लिया गया है या वह रहा है या नया निर्माण कुछ हुआ है। इसका लक्षण पहले भी देखा गया है। देखा गया है कि मौर्यकालीन प्रशासन के समय या मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के समय किसी भी वस्तु के मूल्य पर 10% का टैक्स लगाया जाता था। समझ गए? 10% का टैक्स लगाया जाता था। साथ ही टैक्स लेने की व्यवस्था इतनी कठिन थी, इतनी कठोरता के साथ टैक्स लिया जाता था, इतनी कड़ाई के साथ लिया जाता था कि यदि कोई पकड़ा जाता था कि इसने कर की चोरी की है, तो उसको मृत्यु दंड तक की सजा दी जाती थी, ठीक है। तो बिक्री कर के रूप में मूल्य का 1/10वां भाग लिया जाता था। उसके बाद जो है सो मौर्य प्रशासन में जो है गुप्तचर विभाग की भी चर्चा होती है, और गुप्तचर विभाग जो है सर्प महामात्र नामक एक अमात्य के अधीन था। एक बहुत बड़े अधिकारी हुआ करते थे गुप्तचर विभाग को देखरेख करने के लिए, उसको सर्प महामात्र भी कहा जाता था, ठीक है। तो उसके अधीन गुप्तचर विभाग था। वर्तमान में जो है यह गुप्तचर विभाग का है या सीबीआई, ये सब जो है यह भारत सरकार की गृह मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। तो एक चर्चा हमने उसका देखा है, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग की चर्चा देखा है। साथ ही एक बात और आती है कि एक ही स्थान पे जो रहकर जो गुप्तचर का काम करता था, जो किसी व्यक्ति वस्तु पे निगरानी रखता था, उसको चोर को पकड़ने का काम, चोर मतलब कि जालसाज को पकड़ने का काम करता था, उसको संस्था कहते थे। तथा जो घूम घूम कर सीआईडी की तरह जो काम करते थे, उनको क्या कहा जाता था? संचार कहा जाता था। समझ गए? तो गुप्तचर प्रणाली जो है, गुप्तचर प्रणाली के बारे में भी हमने स्पष्ट रूप से ये देख लिया कि एक जगह पे रह के गुप्तचर का काम करने वाले संस्था कहलाते थे, तथा जो घूम घूम कर जो गुप्तचर का काम करते थे उनको संचार कहा जाता था। समझ गए? उसके बाद जनपदीय न्यायालय, जो वर्तमान में हाई कोर्ट का कंसेप्ट कह सकते हैं,
जनपदीय न्यायालय की भी व्यवस्था मौर्य काल में था, जिसके न्यायाधीश को रजुक कहा जाता था। जनपदीय न्यायालय की भी व्यवस्था किस समय थी? जनपदीय न्यायालय की भी व्यवस्था गुप्त काल में थी, और इसके जस्टिस को क्या कहा जाता था? रजुक। रजुक रजुक जो है जनपदीय न्यायालय के जस्टिस हुआ करते थे, उनको रजुक, उस जस्टिस को रजुक कहा जाता था। और जनपदीय न्यायालय का अभिप्राय किससे है? जनपदीय न्यायालय का अभिप्राय हाई कोर्ट से है। तो आपने ये देख लिया। फिर एक सीता की भी चर्चा आती है। तो सीता किसको कहते हैं? तो सीता वह भूमि हुआ करती थी, सीता जिस पर, जो सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता। और जिस भूमि पे सिंचाई किए बगैर अधिक फसल का उत्पादन होता था, उस भूमि को अदेव मातृक कहते थे। समझ गए? जिस भूमि पर सिंचाई किए बगैर अधिक फसल का उत्पादन होता था, उसको अदेव मातृक कहा जाता था। समझ गए? तो सिंचाई की बात हम कर दिए, नहीं, सिंचाई तो करना ही पड़ता था बिना वर्षा का जो, जिस पे अधिक फसल उत्पादित होता था, उसको क्या कहते थे? अदेव मातृक। समझ गए? स्वतंत्र वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था, और स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को या लड़कियों को रूपा जीवा कहते थे। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली लड़कियों एवं महिलाओं को क्या कहते थे? रूपा जीवा। तो ये हम लोगों ने मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम लोगों ने देखा। साथ ही मेगास्थनीज की बात करते हैं, तो मेगास्थनीज एक बहुत बड़ा विद्वान था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। समझ गए? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? भारत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को देखा, और उसने मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जो मौर्यकालीन समाज के शहरी व्यवस्था पे प्रकाश डालता है। और उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें एक है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहिर, अहिर मतलब दूध बेचने वाला। समझ गए? तीसरा अहिर, चौथा कारीगर मतलब टेक्नीशियन के रूप में कह सकते हैं, छोटा मोटा काम करने वाला, घरेलू शिल्प कला से संबंधित जो होते थे, या कोई काम कर लेना हो जो जिसमें तकनीकी की आवश्यकता हो, उसको कारीगर कहते थे। सैनिक, निरीक्षक निरीक्षक मतलब कि वो किसी भी चीज पे नजर रखने वाला, चेकिंग करने वाला, उसको इंस्पेक्शन करने वाला, उसका भी एक, इसे जाहिर होता है कि उस समय भी खानदानी सिस्टम रहा होगा। जो इंस्पेक्टर, निरीक्षक जो हुआ करता था, आज भी सुनते होंगे, बहुत पहले यह सुना जाता था कि किसी के फादर किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, तो अपने बच्चे को भी लगा देते थे। यह इतनी लूज पुंज व्यवस्था थी, तो ऐसी व्यवस्था उस समय भी रही होगी। तो जो निरीक्षक हुआ करते थे, वो भी अपने परिवार के बच्चे को लगा देते थे। मतलब ये समाज का सिस्टम चला आता था। एक है सभासद। सभासद उसको कहते हैं जो सभा में सम्माननीय हो, मतलब सम्मानित किए जाते हो। सभासद को अंग्रेजी में मेंबर कहते हैं। वर्तमान में भी कई जगह लोकल बॉडी का जो इलेक्शन होता है, तो उस जैसे वार्ड मेंबर, वार्ड काउंसलर, ये सब जो होते हैं, तो कई राज्यों में उसके लिए सभासद शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन है? पहला है दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक और सातवां सभासद। तो इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था से संबंधित बचे खुचे जो भी थे, वो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर दूसरे दिन अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।